गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और आज जो पढ़ाएंगे सबसे पहले ऋग्वेदिक काल का ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। क्या बताएंगे? ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन। ये आज हम लोग पहले पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन और फिर इसके बाद अभी अगर समय बचेगा तो उत्तर वैदिक काल का भी राजनीतिक जीवन बताएंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन। सबसे पहले जब हम लोग कोई राजनीतिक जीवन देखते हैं तो राजनीतिक जीवन में ये देखते हैं कि किस तरह से राज व्यवस्था शुरू होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार होती है। परिवार जो होता है वो एक सबसे छोटी इकाई होती है और इसी से ही परिवार से गांव बनता है, गांव से परगना बनता है, परगना से जिला बनता है, जिला से फिर प्रदेश बनता है, फिर प्रदेश से कई प्रदेश मिला करके फिर देश बनता है। और उस देश का राजा कौन है? उस देश का राजा कौन है? उस राजा के क्या अधिकार हैं? उस राजा के अधिकार के बाद यह देखा जाता है कि उसकी मंत्री परिषद कैसी है, कितने मंत्री हैं, उन मंत्री क्या कहते हैं। फिर देखते हैं मंत्री के अधिकार क्या क्या हैं, राजा पर कौन निरंकुशता लगा सकता है, नहीं लगा सकता है, राजा को कौन रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है। और फिर इसके बाद राजा जो है, जो राजा होता है वो जनता के प्रति क्या उसकी नीति होती है, क्या वो यह करता है कि नहीं करता है, या वो धार्मिक कर्मकांड करता है कि नहीं करता। इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन। ठीक है ना? तो ऋग्वेदिक काल में ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था शिशु अवस्था में थी। किस अवस्था में थी? शिशु अवस्था में थी। शिशु अवस्था में थी, यानी क्योंकि शुरुआत थी। ठीक है? इसलिए परिवार या कबीला रक्त संबंधों पर आधारित था। रक्त संबंधों पर आधारित था। मैंने कहा कि जब शुरुआत थी तब कोई जाति धर्म नहीं था, और जाति धर्म ना होने के कारण जो परिवार थे एक दूसरे को जानते थे, या कबीले थे, या एक दूसरे के साथ रहने वाले जो लोग थे वो किस आधार पर आए थे? तो रक्त संबंधों पर आधार था। कोई जाति धर्म नहीं था। तो रक्त संबंधों पर आधारित जो प्रशासनिक इनकी व्यवस्था थी वो रक्त संबंधों पर आधारित था। जाति धर्म का यहां पर कोई लेन देन नहीं था। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परिवार जो थी वो प्रशासन की, यानी हम ये कह सकते हैं कि परिवार जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि परिवार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। यानी परिवार ही सब कुछ बनाता है, समाज बनाता है परिवार,
परिवार ही होता है कि समाज बनाता है, परिवार ही होता है कि राजनीतिक व्यवस्था बनाती है, और परिवार से ही धर्म होता है। तो इस तरह से परिवार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है, जिसका यानी परिवार परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था। कुलप मतलब होता पिता, कुलप कहलाता था। परिवार जो होता है, परिवार का मुखिया क्या होता है, कुलप कहलाता है। यानी अगर हम ये लिखें कि परिवार प्लस परिवार और फिर लिख दें कि परिवार, यानी कई लिख सकते हैं परिवार। जब एक ही जगह पर एक परिवार, दो परिवार, यानी 100, 200, 400, 500, इस तरह से कोई भी हो, जब कई परिवार हो जाते हैं तो उन परिवारों को मिलकर के बनता है क्या, गांव बन जाता है, ग्राम बन जाता है। तो मैंने कहा परिवार परिवार मिलकर क्या बनता है, ग्राम बनता है, ठीक है। और ग्राम का जो मुखिया होता है, ध्यान देना, ग्राम का जो मुखिया होता है, यानी जो इसका मुखिया होता है, वो कहलाता है ग्रामणी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रामणी कहलाता है, ठीक है। इसकी अपनी एक लड़ाकू टोली होती है। एक लड़ाकू टोली मतलब एक सेना होती है इसकी। गांव का जो ग्रामीणी होता है, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, मुखिया जो होता है ग्रामीणी, इसकी अपनी एक लड़ाकू टोली होती है, ठीक है। जब ये खानाबदोश जीवन जीता है, लेकिन जब ये स्थिर हो जाता है तो यही ग्रामीणी जो है वाजप्रति कहलाता है। जब ग्रामीणी यानी गांव का मुखिया ग्रामीणी स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है तो वह वाज्रपति कहलाता है। क्या कहलाता है, वह वाज्रपति कहलाता है। ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है। यानी ग्रामीणी की अपनी खुद की एक सेना होती है, खुद की यानी एक लड़ाकू टोली होती है, वो इधर से उधर लड़ता रहता है, जब राजा बुलाता है तो वो पहुंच भी जाता है, और यही बाद में स्थिर हो जाता है, यानी आगे चल करके, यानी इस काल के बाद आगे चल करके ये स्थिर हो जाएगा। तो ये गांव का जो मुखिया होता है यानी ग्रामीणी, यही वाज्रपति कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि जिस तरह से परिवार परिवार मिलकर के हमारा क्या बनता है, गांव बनता है, यानी ग्राम बनता है। अब इसी तरीके से ग्राम प्लस ग्राम प्लस ग्राम प्लस डैश बराबर, यानी कई गांव मिलकर के क्या बनता है, विश्व बनता है। क्या बनता है, विश्व बनता है। और विश्व का मतलब जैसे हम समझ ले परगना बनता है, यानी कई जब गांव मिल जाते हो तो नहीं परगना हो जाता है, बड़ा थोड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो कई गांवों को मिला करके विश्व बनता है। क्या बनता है, विश्व बनता है, ठीक है। और इसका जो मुखिया है, इसका मुखिया कहलाता है विश्वपति कहलाता है। इसका मुखिया विश्वपति कहलाता है। इसकी भी अपनी खुद की एक लड़ाकू सेना होती है। इसकी खुद की भी अपनी एक लड़ाकू सेना होती है, यानी कई विश्व मिलकर के, यानी कई गांव मिलकर के एक विश्व बनता है, परगना बन जाता है। इसका मुखिया मैंने अभी आपको बताया, इसका मुखिया विश्वपति कहलाता है, यानी इसकी खुद की अपनी भी एक सेना होती है। अब क्या है, विश्व प्लस विश्व प्लस विश्व, यानी कई विश्व मिलकर के बनता है क्या, जन, या जन को कहते हैं, या कबीला बनता है। जन या कबीला बनता है। और जन या कबीला को जो
जो मुखिया होता है वो कहलाता है राजा, या कहलाता है गोप। क्या कहलाता है? राजा या गोप कहलाता है। इसकी अपनी लड़ाकू सेना नहीं होती है। याद कर लीजिएगा, राजा की खुद की अपनी सेना नहीं होती है। राजा जो है, जो कबीले का जो सरदार है, उस सरदार की अपनी खुद की सेना नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो ऊपर के जो सेना होती उन्हीं पर वो निर्भर होता है, खुद अपनी सेना नहीं बना सकता है ऋग्वैदिक काल में। तो एक बार फिर से ध्यान दें कि मैंने कहा कि परिवार समाज की यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, और परिवार का मुखिया कहलाता है, कुलक कहलाता है। परिवार परिवार मिलकर के गांव बनता है, गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता है। गांव गांव मिलकर के विश्व बनता है, विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता है। विश्व बन बन करके जन या कबीला बनता है, और कबीला का जो सरदार होता है वो राजा या गोप कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो राजा या गोप कहलाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऋग्वेद में, अब ध्यान दीजिए यहां पे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऋग्वेद में परिवार शब्द का, ऋग्वेद में परिवार शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, यानी किसका? परिवार शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन कुलप का, मैं यहां लिख दे रहा हूं, लेकिन अब ऊपर लिख दे रहा हूं, लेकिन कुलप का ऋग्वेद में एक बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार उल्लेख है? लेकिन कुलप का ऋग्वेद में एक बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में परिवार शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुलप का एक बार उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में पिता का 335 बार उल्लेख है। माता का, ऋग्वेद में माता का 234 बार उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में पिता का 335 बार और माता का 234 बार उल्लेख मिलता है। ये देख लीजिए, मैं लिख दिया हूं। ठीक है ना, अब आइए आगे बढ़ते हम लोग। ऋग्वेद में अब आता है क्या? गांव, यानी परिवार के बाद ग्राम। ऋग्वेद में ग्राम का 13 बार उल्लेख है। कितनी बार? 13 बार उल्लेख है। ठीक है, 13 बार उल्लेख है। ग्रामणी का एक बार उल्लेख है, ग्रामणी का एक बार उल्लेख है, लेकिन गांव का 13 बार उल्लेख मिलता है। समझा रहा? उसके बाद ऋग्वेद में विश्व का 170 बार, विश्व का कितना है? 170 बार विश्व का उल्लेख हमको मिलता है। विश्व का बिल्कुल सही है, 170 बार विश्व का उल्लेख मिलता है। इसी तरीका से ऋग्वेद में जन या कबीला, ऋग्वेद में जन का जो उल्लेख है वो 275 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है? ऋग्वेद में जो है वो जन शब्द का 275 बार उल्लेख हुआ है। क्लियर हुआ? और आगे ध्यान दें, उल्लेख हुआ है। इसके अलावा जो मैंने अभी पढ़ाया था, राजा, ऋग्वेद में राजा शब्द का एक बार उल्लेख हुआ। ये सब हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, और कोई ग्रंथ है ही नहीं यहाँ पे, ध्यान रखना। तो ऋग्वेद में राजा शब्द का एक बार उल्लेख हुआ। एक बार थोड़ा सा फिर पीछे आ जाए हम लोग।
किसका उल्लेख नहीं है? परिवार शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है, लेकिन कुलप का एक बार उल्लेख हुआ है। कुलप मतलब पिता, और पिता शब्द जो है वो 335 बार, माता शब्द जो है वो 234 बार, और इसी तरीके से ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है, 13 बार उल्लेख मिलता है। ग्रामणी का एक बार उल्लेख मिलता है। विश्व का उल्लेख 170 बार हुआ है। 275 बार जन शब्द का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में राजा शब्द का एक बार उल्लेख किया गया है। तो ये है परिवार, कैसे हमारा जो है कबीला बनता था ऋग्वेदिक काल में, ये मैंने आपको बताया। और ये कबीले जो हैं वो पंचजन कबीले के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? ये पंचजन कबीले के नाम से जाने जाते थे, जो ऋग्वैदिक काल में आए थे। इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो एक शिशु अवस्था में थी। अब आइए देखते हैं क्या करते हैं कि अब जैसे ये मान लीजिए आपका जन बन गया, जन मतलब कबीला बन गया, ठीक है, ये कबीला बन गया, जन कबीला। अब ये जो जन कबीला होता था, इसके लिए एक राजा जो है चुना जाता था। क्या करते थे? राजा जो है वो लोकतंत्र के आधार पर, यानी कह सकते हैं गणतंत्र के आधार पे, यहां इस जन कबीले में राजा या सरदार कह सकते हैं, सरदार को, किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था। ठीक है, यानी इस समय अनुवंशिक नहीं था, राजतंत्र नहीं था, लोकतंत्र के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर चुना जाता था। ठीक है, लोकतंत्र के आधार पर चुना जाता था। और एक राजा का मुख्य काम क्या था? राजा का मुख्य उद्देश्य था कि कबीले को श्रेष्ठता, क्या करना है? कबीले को श्रेष्ठता, इस श्रेष्ठता दिलाना होता था। क्या करता था उसका काम? कि वो कबीले को श्रेष्ठ करवाएगा। हमारा कबीला जो है सबसे उच्च कबीले का काम ये होगा, चाहे कोई कबीला हो। कबीले के राजा की नियुक्ति सिर्फ इसलिए नहीं की जाती थी कि वो कबीले का सरदार बन गया, क्योंकि वो पूरी भूमि का मालिक बन गया, वो इसलिए नहीं होता था। सिर्फ उसका काम होता था कि सिर्फ ये होता था कि कबीले को श्रेष्ठता दिलाना होता था। कबीले को श्रेष्ठता दिलाना होता था। ना तो वो भूमि का स्वामी हो सकता है, ना वो कुछ हो सकता, केवल वो कबीले की श्रेष्ठता दिलाता है। ठीक है, तो इसलिए राजा की नियुक्ति जो है यानी की जाती थी। अब आइए भाई, राजा तो बना दिया गया, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई राजा बन गया। लेकिन सवाल उठता है कि जो राजा तो बन गया है, समझना मेरी बात को, राजा तो बन गया है, लेकिन राजा का अपना परिवार भी तो है। वो राजा खाएगा पिएगा कुछ तो करेगा, कि खाली लोगों की वो सेवा ही करेगा? तो इसीलिए जो कबीले के जो लोग होते हैं, क्या है, कबीले के जो लोग होते हैं, लोग मतलब जो कबीले के साथी होते हैं, कबीले के जो वहां के जो उस कबीले के रहने वाली जो जनता होती है, कबीले के लोग पहले, या हम यहाँ कह सकते हैं जनता। ठीक है, तो यहाँ के लोग जो हैं वो कबीले के सरदार या राजा को क्या देंगे? उपहार या भेंट। ठीक है, क्या देंगे? उपहार या भेंट। और ये उपहार या भेंट जो होगा वो कैसे होगा? वो मैंने क्या शब्द लिखा है? स्वेच्छा से होगा, दबाव नहीं देना है, किसी पर भी दबाव नहीं कि नहीं देना। कोई देना चाहे तो दे, और कोई ना देना चाहे तो ना दे। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्वेच्छा से, अपनी तरफ से, खुशी से कह सकते हैं इसे।
तो उपहार व भेंट देगा। उपहार भेंट काहे में होगा? ये स्वेच्छा से, ये जो स्वेच्छा से उपहार भेंट देगा ये अनाज के रूप में होगा या फल फूल के रूप में होगा, लेकिन मुख्य अनाज के रूप में ही लगाना है आपको टिक। तो इस जो उपहार या भेंट दिया जाएगा इसको ऋग्वेद में बलि कहा गया है। इसे ऋग्वेद में इस उपहार आदि को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? बलि कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में इससे बलि कहा गया है कि ये बलि है। बलि मतलब है कि उपहार के रूप में ये अनाज आदि ये दिया जाएगा। अभी ध्यान देना, यही सब उत्तर वैदिक काल में कुछ अलग हो जाएगा। हम थोड़ा सी इसीलिए पढ़ा रहे हैं, दोनों बाद में कंपेयर कर देंगे। देखो यहाँ ये था तो यहाँ ये हो गया, है ना। तो राजा का उपहार भेंट जो है ऋग्वेद में इसे बलि कहते हैं। और बलि का है होता था मुख्य रूप से अनाज के रूप में होता था, या कोई और चीज के रूप में दे सकते हैं, जैसे फल फूल दे सकते हैं, सब्जी दे सकते हैं, कुछ भी, यानी खाने पीने चीजें वाली राजा को दे सकते हैं। ठीक है। अब राजा जो है, राजा कह लें या गोप कह लें, राजा या गोप, ठीक है, वो युद्ध की तैयारी करेगा। अब एक कबीला दूसरे कबीले पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए युद्ध करेगा, और युद्ध करने के लिए वो बाकायदा युद्ध की तैयारी करेगा। इस युद्ध का जो मेन मुखिया है वो कौन है? वो राजा या गोप है, ये मेन है। लेकिन इसकी तैयारी करने के लिए बाकायदा वो ग्रामणी को सूचना देगा, वो विष्पति को सूचना देगा, वो पुरोहित को सूचना देगा, और वो सेनापति को सूचना देगा। यानी इनका खुद का अपना सेनापति होता है। ठीक है। तो क्या होगा? राजा जो है युद्ध की तैयारी करेगा, संपूर्ण सूचना देगा। किसको देगा? ग्रामणी को देगा। किसको देगा? ग्रामणी को देगा। किसको देगा? विष्पति को देगा। विष्पति को देगा। किसको देगा? सेनानी को देगा। किसको देगा? पुरोहित को देगा। इन सबको वो सूचना देगा। पुरोहित का काम ये है, युद्ध में पुरोहित भी जाते थे। युद्ध में पुरोहित भी जाते थे। ध्यान रखेगा, युद्ध में क्या है, पुरोहित भी जाते थे। इनका काम होता था कि पूजा अर्चना करना, पूजा अर्चना करना, यानी युद्ध के लिए प्रार्थना करना, विजय, युद्ध पूजा अर्चना करना, अर्थात विजय करने के लिए, युद्ध में विजय प्राप्त हो इसके लिए पूजा करते थे। सेनानी, सेनानी सेना का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व नहीं करता था। अब नहीं करता था मतलब ये राजा के केवल आदेश का पालन करता था। ये सेना का नेतृत्व नहीं करता था, ये राजा के आदेश का पालन करता था। लेकिन जब युद्ध नहीं होता था तो शांति काल में जनता की सेवा करता था। जब युद्ध नहीं होता तो केवल जनता की सेवा करता है कि क्या क्या हो रही है। तो ये सेना का नेतृत्व नहीं करता था, क्योंकि राजा नेतृत्व करता था। विष्पति अपनी लड़ाकू सेना लेके आएगा, यही काम करेगा। ये ग्रामणी अपनी लड़ाकू टोली लेकर के आएगा, लड़ाकू टोली लेकर के आएगा। अब इन सबको एक साथ मिला करके एक बड़ी सेना बन जाएगी। राजा जो है या गोप है उस संपूर्ण सेना का नेतृत्व करेगा। आ रहा समझ में? उस राजा उस संपूर्ण सेना का नेतृत्व करेगा, और जिससे राजा जो है क्या होगा, वो अपने युद्ध के यानी कबीले की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए वो काम करेगा। ठीक है, तब स्थापित करने के लिए वो काम करेगा, क्योंकि राजा की अपनी खुद की स्थायी सेना नहीं होती है। राजा की अपनी स्थायी सेना नहीं, तो बल्कि इन्हीं पर वो डिपेंड होता है। वो क्लियर हो गया? तो इस तरह से वो भी बाद में युद्ध करता है, और युद्ध करके वो अपने कबीले की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये होता है आपका इसमें। अब आइए इसमें क्या देते हैं, इसके अलावा ऋग्वेद में दो शब्द आए हैं। एक आया है उग्र,
एक आया है स्पर्श, एक आया है मधमसी, मधमसी, एक आया है, एक आया है मधमसी, एक आया है प्रश्न विनाक, प्रश्न विनाक। ये शब्द मिलते हैं इसमें ऋग्वेद में। तो उग्र का मतलब होता है, इसका काम होता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, अपराधियों को, अपराधियों को पकड़ने का काम, पकड़ने का काम इसका होता है। उग्र का काम होता है, ये अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। स्पष्ट क्या होता है? ऋग्वेद में इसे कहते हैं गुप्तचर। क्या कहते हैं इसको? गुप्तचर। इसको गुप्तचर कहते हैं, जो राजा को समय समय पर, कबीले के सरदार राजा को समय समय पर सूचना देता है। मधमसी क्या होता है? मधमसी जो होता है ये पंच निर्णय होता है। ये क्या होता है? पंच निर्णय। पंच निर्णय मतलब कहते हैं इसको, हम इसको कह सकते हैं, हाँ सही, इसको पंच निर्णय है ना, इसको कहते हैं पंच निर्णय, यानी 5 लोग बैठ के किसी मामले पर निर्णय देना, इसको कहते हैं मधमसी। और प्रश्न विनाक कहते हैं, इसे कहते हैं न्यायाधीश। इसे क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं। जो मेन उसका होता है, न्याय करने वाले को कहते हैं प्रश्न विनाक। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में ये शब्द आए हैं। उग्र काम होता है अपराधियों को पकड़ने का काम, स्पष्ट का काम होता है गुप्तचर सूचना देने का काम, मधमसी जो होता है वो पंच निर्णय, जो आपकी वो होती है आपकी क्या कहते हैं, गांव की जो पंच जो होते हैं, पंच निर्णय करते हैं वो होते हैं। और प्रश्न विनाक जो होते हैं वो न्यायाधीश कहलाते हैं। तो इस तरह से ऋग्वेद में इनका भी हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि ऋग्वेद में इनका हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में हमें, ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में हमें, ऋग्वेद में हमें सभा, समिति, विदथ, विदथ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सभा, समिति और विदथ का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा। और ये जो सभा समिति होती हैं, ये राजा की निरंकुशता, क्या लिखा मैंने? निरंकुशता पर अंकुश लगाती हैं, अंकुश लगाती हैं। राजा मनमानी ना करे, राजा स्वयं मनमानी ना करे, राजा ऐसे समझ लो अपनी भाषा में कलाकारी ना करे, राजा जो है वो जो है अपनी तरफ से कोई काम ना करे। इसीलिए सभा और समिति जैसी ये राजनीतिक संगठन होते थे। ये क्या होते थे? ये सभा और समिति जो होते थे, ये राजनीतिक संगठन, ये क्या होते थे? ये एक राजनीतिक संगठन होते थे। ये राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करते थे। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करते थे। राजा अगर कोई भी विरुद्ध काम करता है तो ये सभा समिति उस राजा को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सभा समिति है क्या, आइए इसको देख लेते हैं। सभा समिति क्या है? सबसे पहले देखते हैं सभा। ये एक राजनीतिक संगठन, याद रखिएगा, ये एक राजनीतिक संगठन है। ये एक राजनीतिक संगठन है। ठीक है, इसमें उच्च कुल के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। इसमें जो समाज के जो उच्च कुल के व्यक्ति होंगे वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें उच्च कुल के व्यक्ति भाग ले सकते हैं तथा ये वृद्ध मनुष्यों, क्या है, तथा ये वृद्ध था, यानी बूढ़ो नहीं सकते हो, ये
वृद्ध मनुष्यों की केंद्रीय संस्था है। क्या लिखा मैंने? केंद्रीय संस्था है। ये वृद्ध मनुष्यों की केंद्रीय संस्था है। मैंने लिखा ना, एक राजनीतिक संगठन है। इससे उच्च कुल के, इसमें इसे नहीं, इसमें उच्च कुल के व्यक्ति भाग ले सकते हैं तथा ये वृद्ध मनुष्यों की केंद्रीय संस्था है। ठीक है, ये है आपका सभा। और ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार, कितनी बार? 8 बार हुआ है। याद कर लीजिएगा, कितनी बार उल्लेख हुआ है? 8 बार इसका उल्लेख हुआ है। तो सभा समझ में आ गया होगा कि सभा क्या होती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सभा के अतिरिक्त समिति की बात करते हैं। समिति क्या होती है? ठीक है, समिति क्या होती है? ठीक है, समिति 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 जो होती है, ये है, यह एक केंद्रीय, ये भी एक होती है, केंद्रीय संस्था होती है या एक केंद्रीय संस्था होती है, या केंद्रीय संस्था होती है। ध्यान रखिएगा, है ना, केंद्रीय संस्था होती है। इसमें परिवार के मुखिया ही भाग लेते हैं। यानी परिवार का जो मुखिया होता है, इसमें परिवार का प्रमुख यानी मुखिया ही भाग लेते हैं। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते हैं। और ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है? ऋग्वेद में इसका 9 बार, उसका 8 बार, इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता। तो ये हो गया समिति। यही 2 केंद्रीय संस्था हैं, सभा और समिति। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी संस्था कौन सी है? वो है आपकी विदथ। तीसरी कौन संस्था है? नंबर 3, विदथ। ठीक है, यह एक आम संस्था है। इसमें जन के यानी कबीले के जन के लोग, ठीक है, सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे प्राचीन संस्था है। और ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख हुआ है। ध्यान रखिएगा, 122 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। अब आइए आगे इसमें देखते क्या है। इसके अलावा सभा एवं समिति, सभा और समिति, ठीक है, जो एक राजनीतिक संगठन है, सभा एवं समिति में महिलाएं भाग ले सकती हैं तथा यज्ञ में आहुति भी दे सकती हैं। यानी वो यज्ञ में शामिल हो सकती हैं और सभा समिति में भी सम्मिलित हो सकती हैं। ये हो गया आपका ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक संगठन, राजनीतिक जीवन।
ये है आपके सभा समिति, जो वैदिक काल के राजनीतिक संगठन है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है आपका उत्तर वैदिक काल का, ध्यान देना, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। ये क्या है? उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन देखते हैं। इसको मैं यहां इतना मिटार करके लिख दूं, केवल उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। मैंने अभी बढ़ाया कि ऋग्वेदिक काल में, आप देखिए कंपेयर करते चलेंगे हम, ऋग्वेदिक काल में जो आर थे वो केवल सप्त सैंधो प्रदेश तक ही सीमित थे। लेकिन ऋग्वेदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका जो था ये क्षेत्रीय, उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय विस्तार हो गया था, विस्तार हो गया था। अब आर जो थे वो सरस्वती नदी से, कहां से? सरस्वती नदी से या कह ले सिंधु नदी से ये सदा नीरा गंडक, कौन सी? सदा नीरा गंडक नदी तक की इनका विस्तार हो गया था। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है कि आर सदा नीरा गंडक नदी तक ही पहुंच पाए थे, और आर दक्षिण भारत में ये लोग नहीं पहुंच पाए थे। कहा? आर्यों का जो था एरिया वो दक्षिण भारत तक की ये लोग नहीं पहुंच पाए थे, केवल ये बंगाल बिहार पहुंचे थे, लेकिन सदा नीरा गंडक नदी तक ही इनका क्षेत्र विस्तार हो पाया था। मैंने पढ़ाया था कि ये लोग कुरुक्षेत्र पे कब्जा किए तो इसका नाम ब्रह्मावर्त रखा, फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो इन्होंने जो है इन्होंने गंगा द्वाब क्षेत्र पर कब्जा किया तो इसका नाम ब्रह्मऋषि देश रखा। जब इन्होंने विंध्याचल से आगे बढ़ करके हिमालय वाला क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो इसका नाम मध्य देश रखा। और जब ये लोग बंगाल बिहार यानी सदा नीरा गंडक नदी तक ही पहुंच पाए थे तो उसका नाम इन्होंने आर्यावर्त रखा। ये मैंने उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया था। तो यही वो कहलाता क्षेत्र विस्तार, यही वो कहलाता है क्या? क्षेत्र विस्तार। और क्षेत्र विस्तार कैसे होता है? एक कबीला मिलकर के दूसरे कबीले के साथ मिलकर के एक बड़ा एरिया बन जाता है, उसी को कहते हैं क्षेत्र विस्तार। यानी एक कबीला प्लस दूसरा कबीला, ठीक है, यानी दो कबीले मिलकर के वो हो जाते हैं क्षेत्र विस्तार, यानी वो कहलाते हैं क्षेत्रिता, यानी क्षेत्र कहलाते हैं। यही बड़े बड़े कबीले मिलकर के आगे चल करके जनपद बन जाते हैं, जो हम 16 महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि उत्तर वैदिक काल में जो आर थे उनका क्षेत्र विस्तार हो गया। अब एक कबीला दूसरे कबीले से मिलकर के एक बड़ा कबीला बन गया था। जैसे कुरु कबीला, ध्यान देना, जैसे भरत कबीला, जैसे भरत और पुरु, ये दो कबीले थे। भरत और पुरु कबीला मिलकर के एक नया कबीला बना जो कुरु कबीला कहलाया, यानी कुरुक्षेत्र कहलाया, यानी बड़ा कबीला बन गया। भरत कबीला मैंने बताया था, भरत पुरु द्रु अनु बताया था ना। तो भरत और पुरु कबीला बन के कौन सा बड़ा कबीला बना? बड़ा कबीला बन गया, वो कुरु कबीला कहलाया। और ये कुरु कबीला जो था ये जाना गया किस नाम से? ये जाना गया कुरुक्षेत्र के नाम से, कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया। ठीक है, जाना गया, ये कुरुक्षेत्र के नाम से जाना। कुरुक्षेत्र कहते हैं हरियाणा वाला हिस्सा। और साथ साथ में ये भी कहा गया है कि कुरुक्षेत्र जो था ये क्षेत्र हथियारों के लिए, इसके लिए हथियारों के
लिए प्रसिद्ध था। ध्यान देना, यह क्षेत्र हथियारों के लिए प्रसिद्ध था तथा, ठीक है। और क्या कहा गया है छांदोग उपनिषद में, क्या कहा गया है छांदोग उपनिषद में कहा गया है, कहा गया है कि कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में ना कभी ओले पड़े हैं, ओले पड़े हैं, और ना ही टिड्डियों, ना ही टिड्डियों का उपद्रव रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ये कहा जाता है कि ना यहाँ की पैदावार बहुत आज भी होती है, यहाँ इतनी अधिक पैदावार होती है कि ना तो यहाँ पर कभी, ना तो यहाँ कभी ओले पड़ जाते तो क्या फसल नष्ट हो जाती है, और ना ही कभी यहाँ टिड्डियां होती है वो भी फसल को खा जाती हैं, तो ना ही कभी यहाँ पर टिड्डियों ने उपद्रव किया है। यानी ये जो कुरुक्षेत्र जो था ये एक समृद्ध, यानी एक जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है जो उपजाऊ क्षेत्र है। इसलिए आज भी कहते हैं कि हरियाणा वाले हिस्से में आज भी बहुत ज्यादा वहां पर पैदावार होती है। तो ये किसमें उल्लेख है, तो क्वेश्चन पूछा गया एक बार, तो आप कहोगे छांदोग उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, छांदोग उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस कुरुक्षेत्र में कौन कौन से एरिया आता है, इसके अंदर आएगा आपका हरियाणा, इसके अंदर आएगा हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली का ऊपरी इलाका कुछ कहलाता है, सब नहीं है, दिल्ली का कुछ इलाका जो है ये इसके अंतर्गत आता है, गंगा द्वार का कुछ क्षेत्र भी आ जाता है, तो ये कहलाता है आपका कुरुक्षेत्र। तो मैंने कहा एक कबीला मिलकर के दूसरा कबीला बना, तो मैंने उसका नाम बताया कुरु कबीला। चलो एक और कबीला देखते हैं। दूसरा कबीला है तुर्वश। कौन सा कबीला, तुर्वश। मैंने बताया ना एक कबीला था तुर्वश और प्लस क्रीड़ी, ये दो कबीले मिलकर के एक नया कबीला बना, उसको कहते हैं पांचाल कबीला। वो कौन सा कबीला कहलाया, वो पांचाल कबीले के नाम से जाना गया। तुर्वश और कृमि मिलकर के पांचाल कबीला बना। और पांचाल के अंदर कौन कौन सा आता है, इसके अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बरेली, बदायूं, ठीक है, बरेली, बदायूं, और क्या आता है इसके अंदर, बरेली है, बदायूं है, ठीक है, फर्रुखाबाद, क्या है फर्रुखाबाद, ये सब इसी के अंतर्गत आता है पांचाल। लेकिन बाद में ये पांचाल को दिल्ली के नाम से जाना गया। तो तुर्वश और किरवी मिलकर के पांचाल कबीला बना। और पांचाल कबीला किस लिए प्रसिद्ध था, ये किसके लिए, दार्शनिकों के लिए, दार्शनिकों के लिए ये प्रसिद्ध था। क्या था, दार्शनिकों के लिए ये प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा, ये काहे के लिए, दार्शनिकों के लिए। पिछला वाला काहे के लिए, वो हथियार के लिए, तो ये दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे ही एक दार्शनिक, जिसका नाम हमको मिलता है राजा प्रवाहन जबाली। कौन था, राजा प्रवाहन जबाली। ये एक दार्शनिक राजा था, मतलब पढ़ा लिखा, इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली के लोग जो होते हैं वो एक तरह से पढ़े लिखे दार्शनिक टाइप के, उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उधर चले जाएंगे दिल्ली साइड में, तो ये दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा, किसके लिए, दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरह से ये आपका एक कबीला और बना जो कहलाता है जो है पांचाल कबीला। फिर क्या हुआ, अब ये वाला कबीला और ये वाला कबीला मिलकर के एक बड़ा और कबीला बन जाएगा, यानी कुरु कबीला, कुरु प्लस पांचाल कबीला,
ये दोनों मिलकर के एक बड़ा कबीला, नाम नहीं दिया गया, एक बड़ा कबीला बना। ये दोनों मिलकर के एक बड़ा कबीला बन गया। ध्यान रखिएगा, ये दोनों मिलकर के एक बड़ा कबीला बन गया, जिसे कुरु पांचाल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है आपको? जो कुरु पांचाल के नाम से जाना जाता है। और इस बड़े कबीले की जो राजधानी थी, उसका नाम था हस्तिनापुर। क्या नाम है? उसका नाम था हस्तिनापुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा क्या, कुरु और पांचाल कबीला मिलकर के एक बड़ा कबीला बना, और उस बड़े कबीले की राजधानी का नाम क्या, हस्तिनापुर है। लेकिन हस्तिनापुर में बाढ़ आ गई। ध्यान देना, यहां बाढ़ के कारण यहां के लोग कौशाम्बी में आकर बस गए। कहां बस गए? कौशाम्बी में आकर यहां बस गए। जब यहां बाढ़ आ गई तो लोग कौशाम्बी में आकर बस गए। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो रहा है? कहां बस गए? कौशाम्बी में आकर बस गए। तो इस तरह से ये एक कबीला बड़े कबीले से बनकर के क्षेत्र विस्तार हो गया। अब राजा, जब ये कबीला हुआ तो राजा का भी अधिकार बढ़ गया। इसका, राजा का भी एक अधिकार बढ़ गया। ध्यान दीजिए, तो कबीले का क्षेत्र विस्तार होने के कारण राजा का अधिकार भी क्षेत्रीय हो गया। यानी राजा का अधिकार बढ़ गया, क्योंकि राजा का पद आनुवंशिक हो गया। कैसा हो गया? राजा का पद आनुवंशिक हो गया। ध्यान देना, आनुवंशिक हो गया था। क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेदिक काल में राजा का पद कैसा था, तो कहेंगे राजा का पद जो है वो चुना जाता था, यानी लोकतंत्र के आधार पे था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद कैसा हो गया? वो राजतंत्र हो गया, यानी आनुवंशिक हो गया। अब पिता का, यानी जैसे क्या था कि ऋग्वेदिक काल में जब कबीले का सरदार बना, जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो वो एक ही सरदार बने होने के कारण फिर उसी के पुत्र को ही सरदार बनाया जाता रहा। तो इसीलिए उत्तर वैदिक काल आते आते राजा का पद जो है कैसा हो गया? वो आनुवंशिक हो गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है, राजा का पद आनुवंशिक हो गया। तो इस राजा का जो पद आनुवंशिक हो गया, जो क्षेत्रीय था, इसका उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में, किसमें उल्लेख मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है कि राजा का क्षेत्रीय हो गया था, राजा का पद भी आनुवंशिक हो गया था। और ये ऐत्रेय ब्राह्मण में, इसी में ही 10 प्रकार के राजाओं का उल्लेख मिलता है। ध्यान देना, कितने प्रकार के राजा का? 10 प्रकार के राजाओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन हम आपको मेन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य वाला ही राजा बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में किन किन राजा का हमें उल्लेख मिलता है। तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे कि यहां लिखेंगे हम दिशा। यहां लिखेंगे दिशा, यानी कौन सी दिशा होगी। उसके बाद यहां लिखेंगे क्षेत्र, इसके बाद यहां लिखेंगे राजा, और उसके बाद यहां लिखेंगे यज्ञ, कौन सा यज्ञ करता है राजा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व, यानी पूर्व। और पूर्व को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राची।
पूर्व को कहते हैं प्राचीन, और इसका जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा साम्राज्य। इसका क्षेत्र कहलाएगा साम्राज्य। राजा कहलाएगा सम्राट। और कौन सा यज्ञ करेगा? ये वाजपेयी यज्ञ करेगा, हम बताएंगे आपको। हम वाजपेयी यज्ञ करेगा। पूर्व के बाद पश्चिम। पश्चिम पश्चिम को हम लोग कहते हैं, पश्चिम को कहते हैं प्रवीची। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? प्रवीची। पश्चिम, ये एरिया कौन कहलाएगा? पश्चिम का जो एरिया कहलाएगा वो कहलाएगा आपका स्वराज्य। ये कहलाएगा स्वराज्य। ठीक है, ये कहलाएगा आपका स्वराज्य। सम्राट का ये कहलाएगा स्वराट। ये कहलाएगा स्वराट। और कौन सा यज्ञ करेगा? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, नंबर 2, 3। तीसरा आएगा आपका तो उत्तर, उदीची। उत्तर, उत्तर को कहेंगे उदीची। ठीक है, ये कहलाएगा वैराज्य। ठीक है, ये कहलाएगा आपका क्षेत्र वैराज्य। ये कहलाएगा आपका वैराट। ये करेगा कौन सा यज्ञ? पुरुष मेघ। पुरुष मेघ करेगा। फिर इसके बाद चौथा आएगा दक्षिण। दक्षिण, ठीक है, दक्षिण को दक्षिणी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? दक्षिणी। ठीक है, क्षेत्र भी ये दक्षिणी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये क्षेत्र भी दक्षिणा कहलाता है। शासक जो होता है ये भोज होता है, और ये यज्ञ नहीं करता क्योंकि दक्षिण भारत में आर्यों का आर्यीकरण नहीं हो पाया। ठीक है, और पांचवा कहलाएगा मध्य। पांचवा कहलाएगा मध्य। मध्य, ठीक है, यानी केंद्र। ये कहलाएगा यहां पर, यहां ये होगा राजा, और ये कहलाएगा आपका मध्य देश। मध्य देश। और ये करेगा कौन सा यज्ञ? राष्ट्र यज्ञ। ये यज्ञ जो है मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से यज्ञ होते हैं। एक बार फिर से देख लें। पूर्व को कहेंगे प्राची, क्षेत्र साम्राज्य, शासक सम्राट, यज्ञ करेगा वाजपेयी, युद्ध घुड़दौड़ होता है, हम आगे बताएंगे आपको। पश्चिम में प्रवीची, ये स्वराज, ये स्वराज, ये अश्वमेध यज्ञ। उत्तर में उदीची, ये वैराज, ये वैराट और पुरुष मेघ। और दक्षिण में दक्षिणा, दक्षिणा ये राजा भोज, लेकिन यज्ञ नहीं करेगा क्योंकि यहां पर आर्यों का आर्यीकरण नहीं हो पाया है। ध्यान रखिएगा, मध्य में केंद्र, और ये मध्य देश राजा और राष्ट्रीय यज्ञ करेगा। तो ये जो होते हैं राजा कहलाते हैं। अब आइए आगे ध्यान दें कि ये राजा होते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए कि राजा कैसे बनेगा। ध्यान देना मेरी बात को। राजा सबसे पहले जब उत्तर वैदिक काल में, ध्यान देना, जब उत्तर वैदिक काल में राजा की नियुक्ति की जाएगी तो राजा तो ये तो तय है कि वो परिवार का ही व्यक्ति राजा बनेगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि वो पद राजा का आनुवंशिक है। तो राजा का पद निश्चित है, इसीलिए राजा का जो है पद निश्चित होने के कारण वही व्यक्ति बनेगा। तो सबसे पहले एक यज्ञ कराया जाएगा, वो कहलाएगा राजसूय यज्ञ। कौन सा? राजसूय यज्ञ। ये किस समय होता है? ये राज्याभिषेक के समय। राज्याभिषेक के समय होता है। जब वो राजा बनाया जाएगा तो वो कौन सा यज्ञ करेगा? राजसूय यज्ञ करेगा। ये राज्याभिषेक के समय। तो इसको थोड़ा समझ लें, क्या है, जब वो राजा बनता है तो ये राजा जो है ये राजसूय यज्ञ करता है, और राजा जो है जनता में ये विश्वास दिलाता है कि राजा को इस यज्ञ से दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई। यानी जनता में, इसमें जनता में विश्वास पैदा करना कि राजा को दिव्य शक्ति, क्या मैंने बताया? दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई।
दिव्य शक्ति मतलब ईश्वरी शक्ति प्राप्त हो गई, ये जनता में विश्वास पैदा कराया जाता है। फिर जब ये राजा बनेगा तो ये 17 स्थानों से 17 स्थानों से ठीक है पानी मंगाया जाएगा। तत्पश्चात 100 छिद्र वाले पात्र से स्नान करेगा। यानी इस तरह समझ लो कि उसको झरने से नहलाया जाता है। 100 छिद्र वाला एक पात्र होगा, उसमें 17 स्थानों का पानी उस पर डाल करके उसका स्नान कराया जाएगा, उसके वस्त्र पहनाए जाएंगे। तो ये सब किस में आएगा? ये सब आता है किसमें? राष्ट्रीय यज्ञ में। कहता है कि राजा जो है वो राष्ट्रीय यज्ञ कर रहा है, राजा को उसमें दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है। अब वो राजा गद्दी पर बैठाया जाएगा, बैठ गया रज्जी पे। तो अब ये देखेगा राजा का अधिकार कहां कहां तक की है, तो वो दूसरा यज्ञ होगा। ठीक है, वो दूसरा यज्ञ होगा। वो अब दूसरा यज्ञ होगा। दूसरा यज्ञ कहलाएगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ ये यज्ञ होगा। अब राजा ये देखेगा कि हमारा एरिया कहां कहां तक की है। अश्वमेध यज्ञ तो होता है कि राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से आएगा वह राजा का एक छत्र अधिकार होगा। फिर सुन लीजिए, मैं जबानी बता दे रहा हूं। राजा का घोड़ा छोड़ दिया जाएगा, जिन जिन क्षेत्रों से गुजर करके आएगा वो राजा का एक छत्र अधिकार हो जाएगा। अगर कोई इसको घोड़ा पकड़ लेता है तो युद्ध होता है, तो आप जानते ही हैं। अगर वो घोड़ा नहीं पकड़ा जाता है तो संपूर्ण क्षेत्र पर, क्योंकि सेना साथ चलती है, अब राजा की अपनी स्थायी सेना हो गई है, क्योंकि राजा का पद क्या हो गया, वो अनुवंशिक हो गया है, तो सेना उसके साथ साथ चलती है। और अगर वापस आ जाता है तो फिर उस घोड़े की बलि दी जाती है। उस समय बलि दी जाती है और बलि देने के बाद जो है उसका पूरे जो अतिथि होते हैं उनमें उसका भोजन का सत्कार किया। और खास बात होती है कि इसमें महिला जरूर भाग लेती है। इसमें अश्वमेध यज्ञ में राजा का अश्वमेध यज्ञ में महिला अवश्य भाग लेती है। ये आप जब जानते हैं, महिला अवश्य भाग लेती, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये हो गया अश्वमेध यज्ञ। तो अब आइए तीसरा यज्ञ देखते हैं क्या है। तीसरा यज्ञ क्या है? तीसरा होता है वाजपेयी यज्ञ। नंबर 3 वाजपेयी यज्ञ। ये होता है एक प्रकार से रथ दौड़। ठीक है, ध्यान देना। क्या होती है? इसको कहते हैं रथ दौड़। इसमें क्या होता है कि राजा जो है अपने सगे संबंधियों के साथ एक दौड़ की व्यवस्था करता है और राजा का जो घोड़ा होता है वो सबसे आगे होता है। इसमें कितने लोग होते हैं? मैंने बताया था शायद 17 लोग। इसमें इस दौड़ में 17 लोग शामिल होते हैं। ठीक है, बस सीधे समझ जाइए, इससे कहते हैं। अब राजा पूर्ण रूप से गद्दी पर बैठ गया। राजा जो है वो सर्वश्रेष्ठ हो गया, यानी उसने तीनों यज्ञ कर लिए और सब कुछ करे। अब राजा मंत्री परिषद देखेगा। क्या देखेगा? मंत्री परिषद। ठीक है, राजा की एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है, इसके मंत्रियों को रत्नी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसके मंत्रियों को रत्नी कहा जाता। ध्यान रखिएगा, इसके मंत्रियों को रत्नी कहा जाता था। ठीक है, इन रत्नियों की संख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दी गई है। वैसे रत्नियों की संख्या कितनी होती थी? मूल रूप से 12 रत्नी होते थे।
यानी कितने रत्नी होते थे? 12 मूल रत्नी होते थे। लेकिन मैत्राणी संहिता में, मैत्राणी संहिता में 14 रत्नी बताया गया। कितने रत्नी? 14। लेकिन यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और कौन कौन से हैं? यजुर्वेद संहिता, तैत्तिरीय संहिता, ठीक है, कौन सी? तैत्तिरीय यजुर्वेद संहिता, तैत्तिरीय संहिता, ये इसी का भाग है। तैत्तिरीय संहिता, इनमें जो है कितने रत्नी बताए गए? इसमें 15 रत्नी बताए गए हैं। तो अलग अलग रत्नी बताए गए हैं, किसमें कितने रत्नी बताए गए हैं, तो इसमें इतने रत्नी बताए गए हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ऐसे 3 रत्नी बढ़ गए। 12 पहले थे तो 3 मूल बढ़े। कौन बढ़े? 3 रत्नी। तो तीन तीन रत्नी महिलाएं होती थी, महिलाएं होती थी। कौन होती थी? 3 रत्नी महिलाएं होती थी। तो कौन कौन सी होती थी? नंबर 1 ववापा। इधर लिख देते हैं क्योंकि लिखना पड़ेगा नंबर। 3 रत्नी होती थी। कौन कौन सी? ध्यान देना। नंबर 1 ववापा, नंबर 2 महिषी, महिषी, नंबर 3 परिव्रक्ति। ये 3 महिलाएं होती थी। तो ववापा कौन सी होती है? प्रिय रानी। ये होती है प्रिय रानी। ये होती है पट रानी। और ये होती निसंतान के द्वारा, निसंतान होने के कारण त्यागी गई रानी, त्यागी गई रानी। ये 3 रानी और 3 महिलाएं, ये रानियां शामिल कर दी जाती, इसीलिए इनकी संख्या 15 होती है। अगर क्वेश्चन आता है कितनी है तो आप सीधे कहोगे, सीधी बात बोल दोगे कि 12 हैं। लेकिन तैत्तिरीय संहिता या उसमें क्या कहते हैं आपका यजुर्वेद संहिता में कितना, तो आप सीधे बोल दोगे इतनी हुई। मैत्राणी में 14 है। ठीक है। तो इस तरह से ये मंत्री परिषद होती थी। राजा जो है इन मंत्रियों पर अपना दबाव रखता था। ठीक है। राजा का, क्योंकि राजा का अधिकार बढ़ गया था। राजा का जब अधिकार बढ़ा तो जो राजा को जो लोग स्वेच्छा से बलि देते थे, और राजा उत्तर वैदिक काल में टैक्स बन गया। ठीक है। ऋग्वेदिक काल की बलि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में स्वेच्छा वाला कर, स्वेच्छा वाला कर, स्वेच्छा वाला, स्वेच्छा वाला, स्वेच्छा वाला बलि कर बन गया था। गया था, क्या हो गया था? स्वेच्छा वाला जो कर बलि था वो अब कर बन गया था। और कर कितना देना पड़ता था? अपनी आय का 16%। कितना था टैक्स? कितना परसेंट था? 16वां भाग, सॉरी प्रतिशत नहीं, 16वां भाग, 16वां भाग। अब उसको आय का 16वां भाग, यानी 1/16। तो 16 पंजे 80, 16 से 96, लगभग 6% से कुछ थोड़ा से ज्यादा, 6% मान लें। तो ये जो है उत्तर वैदिक काल में बलि दी जाती थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सभा व समिति का महत्व समाप्त हो गया था। अब सभा और समिति का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि राजा का पद कैसा हो गया? राजा का पद अनुवंशिक हो गया, इनका कोई मतलब नहीं रहा। इसीलिए सभा और समिति को अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां, ये कहा गया। तो ये हो गया आज आपका उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो गया, यानी उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन हो गया पूरा। कल मैं पढ़ाऊंगा समाज, इसका ऋग्वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज। तो किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, बाकी हम लोग कल फिर मिलते हैं।
चलिए, जय हिंद। फिर मुलाकात कल होगी 9 बजे।